हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट के जून 2015 का पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा जून 2015 का भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statement are true for euro currency market? Answer from the codes below. Its existence affect the effective conduct of monetary policy. It is highly regulated market. तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, सिर्फ फर्स्ट सही है या सिर्फ सेकंड सही है? तो अगर आप ये सीरीज देखते हुए आ रहे हो तो एक और क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में यूरो करेंसी मार्केट के ऊपर। तो मैंने उसका भी आपको बताया था कि ये यूरो करेंसी मार्केट होती क्या है। तो यूरो करेंसी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे डिपॉजिट और लोन डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कंट्री दैट इशूज द करेंसी। फॉर एग्जांपल यूरो डॉलर्स। यूरो डॉलर्स का मतलब डॉलर यानी कि जो यूएस की जो करेंसी है वो यूएस में डिपॉजिट ना होके किसी और कंट्री में अगर डिपॉजिट है तो उसे यूरो करेंसी कहते हैं। अगर मैं यूरो रूपी कहूँ ना तो यूरो रूपी का मतलब है कि इंडियन की करेंसी जो कि आउटसाइड इंडिया डिपॉजिट हो रखी है वो कहलाती है यूरो करेंसी मार्केट। मतलब यूरो करेंसी की जगह अपनी कंट्री की कोई भी करेंसी रख दो, उसकी मार्केट मतलब वो करेंसी जो कि आपकी खुद की कंट्री में ना होके दूसरे की कंट्री में हमने डिपॉजिट कर रखा है। अगर इंडियंस ने अपना पैसा सिंगापुर में बैंकों में जमा करवा रखा है तो वो कहलाएगी यूरो रूपी मार्केट। ओके, तो सारा इंडियन की करेंसी जो कि इंडिया के बाहर डिपॉजिट है वो सारी आती है यूरो करेंसी मार्केट में। ठीक है, अब बात आती है कि इट्स एग्जिस्टेंस अफेक्ट द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जब कोई भी गवर्नमेंट या आरबीआई मान लो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है तो क्या उसका अफेक्ट यूरो मार्केट पे पड़ता है? यहां पे लिखा है इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि यूरो मार्केट की एग्जिस्टेंस से क्या अफेक्ट करता है इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि अगर कोई कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी लगा रही है, यानी कि मान लो आप आरबीआई आज के टाइम पे इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट, फेडरल फंड्स रेट, सीआरआर या इनको किसी को भी चेंज करती है तो उससे यूरो मार्केट की एग्जिस्टेंस उस चीज से अफेक्ट होती है। यस, इसकी एग्जिस्टेंस, अब मान लो आपने इंडियन की करेंसी है लेकिन वो बाहर जमा कर रखी है। अब आरबीआई तो सोचेगी सारा पैसा यहीं पे है और वो उस पैसे को कंसीडर करके मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगी। लेकिन यूरो करेंसी मार्केट की वजह से, यानी कि जो पैसा इंडियंस ने बाहर रख रखा है वो उसके ऊपर तो ये मार्केट काम ही नहीं कर पाएगी। तो अफेक्ट आप दिख रहे हो ए से शुरू हो रहा है, एक होता है इफेक्ट ई कि इसकी वजह से ये हुआ। इफेक्ट मतलब होता है एडवर्स, मतलब बुरा होना। तो यही चीज है कि अगर कोई भी कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है और देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूरो मार्केट तो वो एडवर्सली अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो पैसा है वो बाहर गया हुआ है जिसके ऊपर ये मॉनेटरी पॉलिसी तो इफेक्टिव होगी ही नहीं। तो द यूरो करेंसी मार्केट ऑपरेट होती है आउटसाइड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आएगी जो आरबीआई पॉलिसी लगाएगी, वो उसके बाहर जा रहा है। यहाँ पे यूरो करेंसी मार्केट मतलब इंडिया से बाहर। तो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इफेक्टिवली आरबीआई नहीं कंट्रोल कर पाएगी अगर इंडियंस का पैसा बाहर होगा। इज इट अ हाईली रेगुलेटेड मार्केट? क्या आप रेगुलेट कर सकते हो यूरो मार्केट को? जब हम बात कर रहे हैं ये ऐसी मार्केट है जिसमें हमारी जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री के पास है, तो क्या हम उस करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये चीज तो गलत हो गई कि हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा पैसा दूसरी कंट्री में, तो वहां पे जो पॉलिसी होगी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर।
अब यहाँ पे इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि यूरो मार्केट जब एग्जिस्ट होती है उसका अफेक्ट पड़ता है जो कि नेगेटिव होता है, द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये चीज बिल्कुल ठीक है कि यूरो करेंसी मार्केट के एग्जिस्टेंस से अगर कोई भी कंट्री अपनी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर रही है तो उसका इम्पैक्ट इधर नहीं पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज पे नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसकी वजह से हमें एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर यूएस डॉलर डिपॉजिट होते हैं हमारे लंदन बैंक में तो यूरो डॉलर कहलाएंगे। क्यों? यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर, और वो यूएस की बजाय लंदन में डिपॉजिटेड है। तो द यूएस फेडरल रिजर्व कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल। अब यूएस की जो फेडरल रिजर्व है वो लंदन के बैंकों को तो ना कंट्रोल कर सकती। तो दिस अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस जो है ना वो अफेक्ट होती है। A central bank has less influence over the credit creation and liquidity in offshore market. एक होती है onshore जो हमारी कंट्रोल में, offshore मतलब हमारी कंट्री से बाहर जा चुकी है बात, तो अब हमारे ऊपर उस चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, what is the value of the Gini coefficient for an income distribution characterized by a complete equality income? अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि गिनी कोएफिशिएंट, सबसे पहले आप ये बताओ गिनी कोएफिशिएंट होता है? गिनी कोएफिशिएंट वो होता है जो इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है कि इनइक्वालिटी है। अब जब मैं कह रही हूं कि आपको ये क्या दिखाता है? इनकम इनइक्वालिटी दिखाता है। क्या दिखाता है ये? इनकम इनइक्वालिटी। गिनी कोएफिशिएंट क्या दिखाता है? इनकम इनइक्वालिटी। अब अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू 1 है या बढ़ रही है तो आप क्या कहोगे? इनइक्वालिटी बढ़ रही है। वहीं पे अगर गिनी कोएफिशिएंट जो कि इनकम इनइक्वालिटी दिखाता है इसकी वैल्यू कम हो रही है तो मतलब इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है, यही बोला जाएगा ना। जब वैल्यू बढ़ रही है तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जब कम हो रही है तो कम हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये बता दो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट इक्वालिटी इनकम, कि यहाँ पे तो इनइक्वालिटी है ही नहीं। कंप्लीट इक्वालिटी मतलब कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए गिनी कोएफिशिएंट इस केस में? गिनी कोएफिशिएंट दिखाता है इनकम इनइक्वालिटी, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। बट यहाँ पे तो कह रहा है कंप्लीट इक्वालिटी है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी तो है ही नहीं। तो यानी कि गिनी कोएफिशिएंट का लोएस्ट नंबर क्या होगा? 0। तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट एक मेजर होता है इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का। जितनी ज्यादा गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू उतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी। अब इस क्वेश्चन में है कंप्लीट इक्वालिटी चाहिए, इनइक्वालिटी है ही नहीं भाई, सबको बराबर मिल रहा है। तो उस केस में इनकम इनइक्वालिटी क्या होगी? 0 होगी। तो वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका हो गया हमारा ए, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी, एवरीवन हैज द सेम इनकम। और 1 रिप्रेजेंट करता है जो हाईएस्ट वैल्यू, 0 से 1 होती है इसकी वैल्यू, तो 1 मींस परफेक्ट इनइक्वालिटी, भाई हर एक पर्सन को अलग अलग इनकम मिल रही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्लोप ऑफ द एलएम कर्व डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? एलएम कर्व का स्लोप किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, एंड नन ऑफ द अबव। मैंने एक वीडियो बना रखी है ISLM की डेरिवेशन में, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि इनका IS किस पे डिपेंड करता है? मूवमेंट कब होती है, स्लोप क्या होता है, शिफ्ट कब होती है। इन द सेम वे LM के बारे में भी बता रखा है। तो LM की जो हमारी इक्वेशन होती है, मनी डिमांड अगर हम लिखते हैं वो लिखते हैं KY माइनस HI, और मनी सप्लाई क्या होती है? रियल मनी सप्लाई M/P। तो इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, ये हमारी LM इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो अब अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये पता होगा आपको ये क्या है? डिमांड फॉर मनी, KY माइनस HI। अब यहाँ पे I क्या है? इंटरेस्ट रेट, Y क्या है? इनकम, H क्या है? इलास्टिसिटी,
ऑफ इनकम विद रिस्पेक्ट टू मनी डिमांड, कि मनी डिमांड इंटरेस्ट के चेंज होने से मनी डिमांड कितना चेंज होगा। और ऐसे ही के क्या है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज से क्या होगा। तो अगर आपको स्लोप के बारे में बात करनी है, आपको अगर स्लोप निकालना है, तो आपको सबसे पहले एलएम कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो वो होती है ऐसे, रियल मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, तो मैंने जो अभी लिखा था M/P, रियल मनी सप्लाई, और मनी डिमांड KY माइनस HI। यहाँ पे K क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी रियल मनी सप्लाई, राइट हैंड साइड होती है मनी डिमांड। तो ये क्या है, M/P रियल मनी सप्लाई है। अब इसका K क्या है, ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, की इनकम में क्या चेंज आएगा, इनकम के चेंज होने से मनी डिमांड में क्या चेंज आएगा, वो Y रिप्रेजेंट करता है, सॉरी K रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे HI, I क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से मनी डिमांड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो H रिप्रेजेंट करता है, H, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, की इंटरेस्ट के चेंज होने से इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। तो जब हम इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, M/P राइट हैंड साइड आ गया, फिर I निकाल लो, ये आ गया ये। अब DI/DY होता है हमारा स्लोप ऑफ LM कर्व। ये मैंने अपनी वीडियो में बना रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, उससे आपको और क्लियर होगा स्टेप बाय स्टेप। आई वुड रिकमेंड पहले वो भी देख के आना आप, फॉर क्लियर पिक्चर, ठीक है। तो DI/DY मतलब K/H हमारा निकल गया। तो इससे ये दिख रहा है कि हमारे जो LM कर्व है ना, वो K पे भी डिपेंड करता है और H पे भी डिपेंड करता है। तो अब इन ऑप्शंस में देखो, K और H में से कोई है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया है। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, ऐसा कुछ है नहीं है। K और H है क्या, के क्या बताया मैंने, के है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, एच क्या है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, यानी कि इंटरेस्ट के चेंज होने पे या इनकम के चेंज होने पे मनी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना परसेंटेज चेंज होता है, वो दिखाता है। तो यहाँ पे आया इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये जो सेम है एच। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इन्होंने पूछा है LM कर्व का स्लोप किस पे डिपेंड करता है। LM कर्व का अगर आपको इक्वेशन पता है, इससे आप स्लोप निकाल सकते हो DI/DY, फिर आपको पता चलेगा दो पे रिप्रेजेंट करता है, दो चीज पे डिपेंड करता है, K पे और H पे। अब ऑप्शन में जो गिवन है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। So, slope of LM is positively related to K and inversely related to H। वो तो आप रिलेशनशिप बता ही सकते हो, जब K ऊपर है तो जब ये बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, यहाँ पे H कम होगा तो स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Monetary policy is most effective when investment spending is interest elastic and demand for money is also interest elastic, interest inelastic। तो दो चीजें हैं इसमें। इन्होंने कहा है मॉनेटरी पॉलिसी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब RBI ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, जिससे LM कर्व शिफ्ट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी वही होती है ना जिससे LM कर्व शिफ्ट होगा। अब दो चीजों पे इम्पैक्ट पूछा हुआ है, एक तो है डिमांड फॉर मनी, हर में आ रहा है, एक है इंटरेस्ट इलास्टिक, किसका, इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंटरेस्ट इलास्टिक होगी या इंटरेस्ट इन इलास्टिक होगी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी में जब RBI कोई डिस्काउंट रेट, फेडरल फंड्स रेट, रेपो रेट कोई भी चेंज करती है, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में होगा, तभी तो वो इफेक्टिव होगी ना। इन्होंने कहा इफेक्टिव कब होगी, इफेक्टिव तो तभी होगी ना जब फेड ने मान लो रेपो रेट कम कर दिया या CRR कम कर दिया। अगर उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में होगा तभी उस पॉलिसी का यूज है।
अब आप खुद सोचो, अगर मैं कह रही हूँ मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव कब होगी, तब व्हेन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी में, वो इंटरेस्ट इलास्टिक होनी चाहिए या इंटरेस्ट इन इलास्टिक होनी चाहिए। आरबीआई ने क्या किया, मान लो इंटरेस्ट रेट जो वो चार्ज करती थी, रेपो रेट मान लो कम कर दिया। अब उससे इन्वेस्टमेंट पे कुछ इफेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर हमें इफेक्टिवनेस देखनी है, अगर फेड ने कोई एक्शन लिया है तो वो तभी तो लेगी ना जब उसको पता है कि इंटरेस्ट के चेंज होने पे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में चेंज होती है। इंटरेस्ट इन इलास्टिक का मतलब इंटरेस्ट कुछ भी हो जाए, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो मॉनेटरी पॉलिसी तो इनइफेक्टिव हो जाएगी, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। अब आरबीआई कुछ भी करती रहे, रेपो रेट चेंज कर रही है, अगर उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं पड़ रहा है तो चेंज करने का मतलब ही क्या है? तो कभी भी ये तो हो नहीं सकता कि आप इंटरेस्ट को इन इलास्टिक रखो। ठीक है, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव देखनी है तो दो चीजें होती है। सबसे पहला होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इंटरेस्ट से इलास्टिक होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आई बार माइनस बी आई। तो आई के चेंज होने पे इन्वेस्टमेंट चेंज होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं इंटरेस्ट इन इलास्टिक, फिर तो हम ये कह रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन है फिक्स्ड ही रहेगी। और अगर फिक्स्ड रहेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट हमारा इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए और 1 और 4 में से एक होगा। अब बात आती है डिमांड फॉर मनी क्या होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट इलास्टिक होनी चाहिए या इंटरेस्ट इन इलास्टिक होनी चाहिए? अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का पंगा है, वो एलएम को शिफ्ट करना चाह रही है। ये एलएम है, ये आईएस होता है। वो चाह रही है कि मैं कुछ भी चेंजेस करूं इंटरेस्ट रेट में जिससे इन्वेस्टमेंट चेंज हो और हमारे आउटपुट जो भी है वो चेंज हो। अगर डिमांड फॉर मनी भी इससे चेंज हो गई, मान लो एलएम ने इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कम कर दिया, ठीक है, तो एलएम क्या सोचेगा, लेफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, है ना। इंटरेस्ट रेट मान लो आरबीआई ने कम कर दिया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अगर इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट का डिमांड फॉर मनी पे भी पड़ा ना, तो ये चीज फेल भी हो सकती है। ये हो सकता है कि आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, तो उससे इम्पैक्ट क्या हुआ इकोनॉमी में। तो इसीलिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी को सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना है ना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए इंटरेस्ट इलास्टिक। जैसा कि हम बात करते हुए आए हैं, इंटरेस्ट इलास्टिक होना चाहिए, और डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होना चाहिए मोस्ट इफेक्टिव के लिए। ये दो कंडीशन होती है। तो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इंटरेस्ट इलास्टिक, कि स्मॉल भी अगर चेंजेस करे आरबीआई तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से ही मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इफेक्टिव होगी। ठीक है, इसके साथ साथ मनी की जो डिमांड है वो भी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर चेंज इन इंटरेस्ट रेट डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी, this means that changes in the money supply do not affect interest rate since people are not offsetting it by adjusting money demand। अगर हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से डिमांड फॉर मनी नहीं चेंज होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो भी मनी सप्लाई चेंज हुआ है ना, वो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा, और पीपल जो है ना अपने मनी डिमांड को एडजस्ट नहीं कर रही। अगर वो भी एडजस्ट करने लग गई ना, आईएस शिफ्ट होने लग गया ना बैकवर्ड, तो उससे पूरा इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो दो मस्ट कंडीशन है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट इलास्टिक होनी चाहिए, और डिमांड फॉर मनी हमारी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्लासिकल मैक्रो सिस्टम में मनी क्या डिटरमाइन करता है, एम्प्लॉयमेंट, रियल आउटपुट, बोथ 1 and 2, या नीदर 1 नो 2? क्लासिकल की बात क्यों है यहाँ पे?
तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक में मनी को न्यूट्रल माना जाता है लॉन्ग रन में, कि कुछ भी है कोई नहीं है, प्राइसेस एडजस्ट हो जाएंगे और सब चीज ठीक हो जाएगी। तो मनी न्यूट्रल होता है लॉन्ग रन में, मीनिंग इट ओनली अफेक्ट नॉमिनल वेरिएबल्स को अफेक्ट करता है सिर्फ वो। क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में ये बोला हुआ है कि मनी जो है वो नॉमिनल वेरिएबल्स को अफेक्ट करता है, यानी कि प्राइस वेजेस को, रियल वेरिएबल्स को नहीं करता। जैसे एम्प्लॉयमेंट है, रियल आउटपुट है, इसका प्राइस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इनको कोई अफेक्ट नहीं करता। तो मनी डज नॉट डिटरमाइन एम्प्लॉयमेंट और रियल आउटपुट इन द क्लासिकल सिस्टम, तो इसका आंसर आएगा नन। क्लासिकल ने कहा है मनी न्यूट्रल होती है और इसका इफेक्ट ना सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स में दिखता है, यानी कि प्राइसेस एडजस्ट हो जाते हैं। हम जब ग्राफ बनाते हैं क्लासिकल्स का तो यूं बनता है, क्योंकि वो देखते हैं, वो कहते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट में है हमेशा, तो फुल एम्प्लॉयमेंट में रहोगे तो जो भी इम्पैक्ट हो रहा है तुम्हारी इकोनॉमी में वो सिर्फ प्राइजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसका रियल आउटपुट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि रियल वेरिएबल्स पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट और रियल आउटपुट पे नहीं है उनका। अगर इसमें ऑप्शन में होता प्राइस लेवल वेजेस तो वो आंसर जाता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट का ग्राफ दे रखा है, ISLM हमें मॉडल दे रखा है यहाँ पे। ऑन द कन्वेंशनल ISLM डायग्राम है, LM कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड LM1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। लिक्विडिटी इफेक्ट R0 से R1 पे होगा, लिक्विडिटी इफेक्ट R0 से R2 होगा, R2 से R1 होगा, नन होगा। अब ये क्वेश्चन ना यूं ट्रिकी बना रखा है, आप वैसे ही बताओ मेरे को कि जब LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो हम कहते हैं आउटपुट Y0 से Y1 बढ़ा, और इंटरेस्ट रेट को क्या कहोगे, R0 से R2 होएगा या R1 होएगा, R0 से R2 होएगा, तो वही होता है लिक्विडिटी इफेक्ट का मतलब रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट ड्यू टू LM शिफ्ट। LM के शिफ्ट होने से इंटरेस्ट रेट में जो भी रिडक्शन हुआ वो कहते हैं लिक्विडिटी इफेक्ट। तो इस केस में जब LM1 हुआ तो इंटरेस्ट रेट R0 से R2 हो गया, तो यही R0 से R2 हो जाना ये हमारा है दिस इफेक्ट, लिक्विडिटी इफेक्ट। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, यूं डराने के लिए बड़ा बना के दे दिया। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व के बारे में बताना है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल रिटर्न्स, इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ रियल रिटर्न्स। ऑफ दीज स्टेटमेंट विच आर ट्रू फ्रॉम मॉनेटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेन चीज है यहाँ पे कि मॉनेटरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट बताइए कौन सी सही है अबाउट फिलिप्स कर्व। आप खुद अटेम्प्ट करो पहले ये क्वेश्चन, उसके बाद आगे देखना। ठीक है, तो मॉनेटरिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मॉनेटरिस्ट में सबसे पहले आता है नाम मिल्टन फ्रीडमैन का। पहले क्लासिकल्स आए थे, फिर केंशियंस आए थे, फिर मॉनेटरिस्ट आए थे। मॉनेटरिस्ट में सबसे पहले मिल्टन फ्रीडमैन थे। उन्होंने आर्ग्यू किया था इनवर्स रिलेशनशिप होता तो है नो डाउट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो कि A.W. फिलिप्स ने सबसे पहले बोला था कि हाँ भाई इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन इन्होंने दो फिलिप्स कर्व बताए थे मॉनेटरिस्ट ने। शॉर्ट रन में एग्री कर रहे थे कि हाँ भाई इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व हमारा वर्टिकल लाइन हो जाता है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग रन एज पर मॉनेटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या इस स्टेटमेंट को हम सही कह सकते हैं? नहीं, इट इज पार्शियली करेक्ट। तो इसीलिए ये बोला गया है कि इन्फ्लेशन और ये जो स्टेटमेंट है कि इनवर्स रिलेशनशिप हाँ होल्ड करते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ये वर्टिकल लाइन हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आधी सही है आधी गलत है, तो इसका मतलब ये गलत ही है। फिर आता है मॉनेटरिस्ट ने रिजेक्ट किया था कि इकोनॉमिक डिसीजन बेस्ड ऑन नॉमिनल वैल्यूज। दे आर्ग्यू दैट रियल फैक्टर्स, जो कि रियल फैक्टर, रियल वेजेस हैं, रियल इंटरेस्ट रेट है, वो इकोनॉमिक बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, ना कि नॉमिनल वैल्यू। कि वो कहते हैं लोग इतने पागल नहीं है कि आप प्राइस बढ़ा दोगे तो वो सोचेंगे हाँ हमारी इनकम बढ़ गई है, हमारी इनकम बढ़ गई है। लोग इतने रैशनल है, इतने इंटेलिजेंट है कि वो अपने रियल वेजेस को देखते हैं,
ना कि नॉमिनल को देखते हैं। वो ये देख के खुश नहीं हो रहे कि मेरी 50,000 से 1 लाख इनकम हो गई, वो ये देख के खुश होंगे कि हम कितने ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं इन रियल टर्म्स। ओके, तो इकोनॉमिक जो बिहेवियर है इज अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल रिटर्न्स, कि नॉमिनल वैल्यू को देखते हो, नहीं रियल वैल्यूज को देखते हो। तो अकॉर्डिंग टू मोनेटरिस्ट, पीपल बेस देयर डिसीजन ऑन रियल वेजेस, रियल इंटरेस्ट रेट, ना कि सिर्फ नॉमिनल। वो बस पैसा पैसा नहीं देखते, उससे कितने गुड्स खरीद सकते हैं वो मैटर करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये सही हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क का क्या मतलब है? व्हेन बोरोवर्स फेल टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द लोन कॉन्ट्रैक्ट। अब लोन लिया था, मान लो मैंने किसी से, मैंने कहा था 1 साल के अंदर मैं रिटर्न कर दूंगी, मैं नहीं दे पाई, मैं फेल हो गई, तो ये तो फिर लोन क्रेडिट रिस्क हो गया ना ये तो, कि आपने किसी को क्रेडिट दिया और वो बंदा नहीं पे किया। तो क्या ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है? नहीं, ये नहीं है। ये तो क्रेडिट रिस्क हो गया कि हम किसी को डरते हुए लोन दे रहे हैं और वो बंदा डिफॉल्ट कर गया। ठीक है, फिर सेकंड है a rise in the interest rate will mean a fall in the value of security in the secondary market। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में कम हो जाती है। अ राइज इन इंटरेस्ट रेट, उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। या व्हेन अनइंटेंडेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, ये भी नहीं लग रहा मेरे को। इन दोनों में से आंसर है, अब आप बताइए कौन सा है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? ये एक ऐसा रिस्क है जिसमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, एग्जिस्टिंग बॉन्ड की या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज न्यूअर इशू हायर रिटर्न्स मेकिंग ओल्डर वन लेस अट्रैक्टिव। लेट्स से पहले एक मैंने 1,000 रुपीज का डॉलर लिया था, एक बॉन्ड लिया था जो मेरे को हर साल ₹100 या यू कैन से $10 मेरे को इंटरेस्ट दे रहा था, मैं खुश थी। अब मान लो वो कह रहा है कि मैं 10 की जगह $20 आपको इंटरेस्ट दिया करूंगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया अब मेरा, तो आप किस पे इन्वेस्ट करोगे? इसमें करोगे 1,000 पे 10 या 20 पे 1,000? हर पर्सन कहेगा मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, जो वो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेगा। तो सेकंड का मतलब कि आपकी वैल्यू जो है अब कम हो चुकी है। पहले आप 1,000 पे $10 कमा रहे थे, अब उसी 1,000 पे आप $20 कमा रहे हो। तो इसकी जो सेकेंडरी मार्केट में अगर मैं दोबारा सेल परचेज करूंगी तो इसकी जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। पहले इसकी फेस वैल्यू 1,000 थी, मेरे को $10 मिल रहा था, अब मेरे को $20 मिल रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू 1,000 से कम होगी, जब भी तो मेरे को इतना मिल रहा है 20 का रिटर्न। और देयर इज एन इनवर्स रिलेशन होता है हमेशा इंटरेस्ट रेट में और बॉन्ड की वैल्यू में। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है बॉन्ड की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पे यही हो रहा है, जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई है। तो यहाँ पर एज पर द गिवन ऑप्शन राइज इन द इंटरेस्ट रेट विल मीन अ फॉल। राइज इंटरेस्ट हुआ तो फॉल हो गया वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ऑप्शन 1 जो है वो दिखा रहा है आपको क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क के बारे में बात है नहीं। 3 इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि राइज इन इंटरेस्ट रेट का मतलब है वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड सिक्योरिटीज कम हो जाना, जो कि ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है। 4th जो है वो इन्फ्लेशन रिस्क है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है? तो फर्स्ट नंबर था सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन शुड बी टैक्स्ड सिमिलरली। मतलब इनकम 2 पर्सन है जो सेम लेवल पे हैं, उनसे सेम टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल इक्विटी, हाँ तो ठीक है हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही हो तुम। जहां पर एज अ मैनेजर मान लो आप ए हो
तो दूसरा भी आपका फ्रेंड भी मैनेजर है, दोनों 10-10% अगर टैक्स दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो तो सेम लेवल पे हो, सेम दे रहे हो, तो ये इक्विटी कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। इंटरेस्ट रेट पेमेंट आर डिडक्टेड फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्ट करते हैं तो क्या हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलता है? हाँ जी, प्राइमरी, ये तो फॉर्मूला ही है, ये भी ठीक है। गुड्स विच आर डिविजिबल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाइज इन फुल मेजर। एक्सक्लूजन मतलब दूसरे को एक्सक्लूड कर सकते हो, भाई तू नहीं यूज कर सकता है, मेरा गुड है। और डिविजिबल भी है कि हमने ले लिया, दूसरे के लिए नहीं बचा। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक है? प्योर पब्लिक प्राइवेट गुड की करेक्टरिस्टिक है कि मेरा पेन है तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकती हूँ, मेरा हो गया है, और मैं दूसरे को एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ, भाई मेरा पेन है, मैंने खरीदा, तुम नहीं यूज कर सकते। तो ये प्राइवेट गुड भी है। तो ठीक है, तीनों ठीक है, तो लास्ट ही गलत होगा। टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लेवीड अकॉर्डिंग टू द आइटम की वैल्यू के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? वो लगता है एड वलोरम टैक्स, जो हमने पढ़ा था। प्रीवियस ईयर करते हुए भी हमने बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, इससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जब भी टैक्स लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे आइटम की वैल्यू पे, उसे हम कहते हैं एड वलोरम टैक्स। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटीज कौन सी होती है? एक्साइज ड्यूटी होती है जो प्रोडक्शन पे लगती है, गुड्स पे लगती है, ना कि उसकी वैल्यू पे। तो टैक्सेज जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द वैल्यू इज एड वलोरम टैक्स। जैसे जीएसटी लग गया, वैल्यू पे लगाया आपको, वो होता है। एक्साइज ड्यूटी होती है क्वांटिटी बेस्ड, जैसे अल्कोहल की यूनिट्स आप कितनी कंज्यूम कर रहे हो, नार्कोटिक्स, तो ये आता है क्वांटिटी बेस्ड रेदर देन वैल्यू बेस्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फिर मैच द फॉलोइंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? सिस्टमैटिक, कोटा और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस सारे लोग हैं, उनमें से रैंडमली हमने पिक कर लिया। अब देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम ईच स्ट्रैटम, अच्छा, रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमैटिक ऑफ द रेस्ट। ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक और प्रीवियस ईयर में हमने डिस्कस की थी। अब इसका आप बताना इसमें से कौन से चारों में से जिसका ये है ऑप्शन। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल। इक्वल प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, तो इसका तो फोर्थ है ही। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, सिस्टमैटिक को रैंडम, फर्स्ट पर्सन को रैंडमली लेते हैं, उसके बाद एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि हर एक फिफ्थ उतारेंगे, हर एक सेवंथ सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें फर्स्ट वन रैंडमली, फिर सिस्टमैटिक तरीके से। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग ना एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। कोटा में पता है क्या कर देते हैं, जैसे मेल और फीमेल हमने देख लिया कि 60% मान लो मेल है, 40% फीमेल है, ये कोटा है इन दोनों का। इनमें से हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेंगे, मेरे को जिसका इंटरव्यू लेना है मैं उसका जाके ले लूंगी, तो वो सैम्पलिंग नहीं हुई, वो मेरी खुद की विल हुई। तो नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है कि आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, वो होता है कोटा सैम्पलिंग। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें एक स्ट्राटा बनाया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ, मान लो 3 विलेज है, 3 विलेजेस में हम रैंडमली चॉइस करेंगे, तो यहाँ पे रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम ईच स्ट्राटा, इसका जगह ये। तो अगर एक्सप्लेन करें, सिंपल में सबके पास इक्वल चांस होते हैं, सिस्टमैटिक में पहला रैंडमली, फिर हर एक kth आइटम हम सिलेक्ट करते हैं। कोटा में एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे 50 फीमेल्स हैं 50 मेल्स हैं, तो उसमें से मैं जाके किसी का भी, मान लो मेरे को कोई क्वेश्चन है वो फिल करवाने हैं, तो मैंने देख लिया 50 मेल्स है 50 फीमेल्स है, अब मैं रैंडमली किसी को बुला के फॉर्म नहीं भरवा रही, मैं अपने विल से जो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं उसके पास जाके और फिल विल करवा रही हूँ, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड, जिसमें पॉपुलेशन को एक ग्रुप्स में बांटा जाता है, किसी भी प्रकार का ग्रुप, चाहे बिजनेसमैन और आप कह सकते हो जॉब वालों का ग्रुप बांट दिया, जेंडर बेस पे बांट दिया, किसी पे बांटो, उसके बाद रैंडमली आप सैंपल निकाल लो, तो वो कहलाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें स्ट्राटा आ रहा है। स्ट्राटा मतलब एक ग्रुप बना देना। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन।
एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक्स ट्यूटर। अगर आपने कुछ भी नया सीखा इस वीडियो में, कुछ अच्छा लगा, so please like and comment. Thank you. Have a great day. Bye bye.